अतीक न होगे परम पूज्य 1008 जनाबे अली जिल्ले सुबहानी अतीक की शान में गुस्ताखी कैसे कर दी, ये ऐसी हिमाकत कैसे कर दी आपने। तो पहले ऐसे नेताओं को मैं उनको कहता हूं लानत है आपके ऊपर, और मुझे घोर आपत्ति ऐसे थर्ड क्लास राजनीतिक व्यक्तियों पर जो अतीक भाई को रॉबिन हुड कहते हैं, गरीबों का मसीहा कहते हैं। एक सिपाही गया था कोई संबंध वारंट तामील करने, तो उसको पकड़ करके उसकी खाल खुरच करके अस्तूरे से जैसे बकरा टांगा जाता है मीट शॉप में, उसने फोन किया पुलिस के कंट्रोल रूम को, इसकी लाश पड़ी है, जाके उठा लीजिए, दोबारा आने की कोशिश मत करना वरना यही हाल किया जाएगा। उसने जो जुलूस निकाला, आज तक वैसा जुलूस बताते हैं कानपुर में गाड़ियों का काफिला कभी निकला नहीं। हाईकोर्ट के 11 जज ये कह दें, अपने को रिक्यूज कर ले कि हम अतीक का मुकदमा नहीं करेंगे, जिस जेल में रहे वहां का डीएमएसपी कह दे कि हमारा तबादला कर दें, हम यहाँ असुरक्षित हैं। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि उसका स्टेटस क्या था, उसका टेरर क्या था। फिल्म धुरंधर 2 यूपी की सियासत और अतीक अहमद ने पूरे देश में धुआं धुआं कर दिया है। हमारे साथ पूर्व डीजीपी यूपी विक्रम सिंह साहब हैं, जो अतीक अहमद को, उसके भाई अशरफ को, उसकी पत्नी साइस्ता परवीन को बहुत ही नजदीक से जानते हैं और वो सब इनसे मिल चुके हैं, अपना गुहार लगा चुके हैं। सर, फिल्म धुरंधर 2 अतीक का किरदार है उसमें, प्रशांत कुमार का किरदार है उसमें, यूपी की सियासत, देश की सियासत गर्मा गई। आप पूरा जो जानते हैं वो सच क्या है? वैसे आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है और आपके प्रश्न पे 4-5 प्रश्न छुपे हुए हैं जी। धुरंधर 2 फिल्म, तो फिल्म को मेरा परामर्श होगा फिल्म की तरह देखा जाए। फिल्म को में पहले ही डिस्क्लेमर आ जाता है कि इस फिल्म के निर्माण में किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, अगर कोई है तो वो इत्तेफाकन है जी। लेकिन मैं वाकई जो हमारे राजनीतिक मित्र हैं उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हूं कि राजनीतिक अवसर उन्होंने फिल्म में ढूंढ लिया, और राजनीति में जो सांप्रदायिकता है उसके आधार पर आपको जो भी बैसाखी मिले, चाहे कितनी भी सड़ी गली बैसाखी क्यों ना हो, सड़ी गली बैसाखी चाहे अतीक ही की क्यों ना हो, वो आपने पकड़ ली कि वो रॉबिन हुड था, कि आपने अतीक न होगे परम पूज्य 1008 जनाबे अली जिल्ले सुबहानी अतीक की शान में गुस्ताखी कैसे कर दी, ये ऐसी हिमाकत कैसे कर दी आपने। तो पहले ऐसे नेताओं को मैं उनको कहता हूं लानत है आपके ऊपर, और मुझे घोर आपत्ति ऐसे थर्ड क्लास राजनीतिक व्यक्तियों पर जो अतीक भाई को रॉबिन हुड कहते हैं, गरीबों का मसीहा कहते हैं। और मैं इसे दोबारा कहूंगा क्योंकि अतीक एक माफिया सरगना था, सैकड़ों लोगों की हत्याओं का खून उसके हाथ उसके रंगे थे। IS 277 उसका गैंग चार्ट था और 100 से ऊपर के अपराध उसके ऊपर पंजीकृत थे। बाकी तो हम उनकी कुंडली धीमे धीमे खोलेंगे किस्तों में आपके सामने। और फिर भी आपकी क्या मजबूरी है, अगर आपको इतना ही प्रेम है, मैं जानना चाहूंगा ये प्रेम तब कहां चला गया जब भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम, अशफाक उल्लाह खां सत्ता संग्राम सेनानी, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद, इनके बारे में कोई चर्चा आप लोग क्यों नहीं करते हैं। और ये बता दें, कल मैं किसी शो में था, ये कहाँ दफन हुए हैं हमारे महारथी, जरा इसका बता दें। ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने कहा कि हम तब तक पलंग पे नहीं सोएंगे जब तक कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने खींचा है जब तक हम छोड़ा नहीं लेंगे, उन्होंने पूरा किया। हमारे हीरोज तो ये हैं, लेकिन राजनीतिक मित्रों को इनके नाम भी नहीं मालूम है, क्योंकि इनको ये कहते हैं कि इनके नाम लेने से हमें लाभ के स्थान पे हानि मिल जाएगी। लेकिन ये हमारे लिए देवतुल्य हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे हीरोज देवतुल्य हैं, और लानत ऐसे लोगों की जो भारत को तोड़ने के लिए, भारत को विभाजित करने में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जिस तरीके से अतीक को फिल्म में इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद से राजनीति जो पक्ष वाले हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सही हुआ है, विपक्ष वाले हैं बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा है। तो क्या है अतीक, क्या था ये, कौन सा खौफ था, कि क्या मजबूरी थी कि फिल्म को हिट कराने के लिए अतीक जैसे किरदार को लाया गया है? नकली नोट, नोटबंदी, ISI से संपर्क, दाऊद इब्राहिम से संपर्क, फिल्म वालों की क्या मजबूरी थी कि अतीक को ले आके फिल्म को हिट कराना था? कुछ विषय ऐसे होते थे कि वो एक अंधेरी कोठरी में रहते थे, और वो अंधेरी कोठरी न दिवाली में खुलती थी न नए साल में खुलती थी। अगर वो अंधेरी कोठरी खुली है, किसी ने ऐसे संवेदनशील प्रकरण पर फिल्म बनाई है,
तो मेरी उसको बधाई और साधुवाद है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी विचारणीय है, मैंने फिल्म देखी नहीं, न फिल्में मैं देखता हूँ, मुझे बताया गया कि कोई बहुत ऐसे कोई बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का भी इन्होंने समावेश नहीं किया, हीरो हीरोइंस में नहीं डाले हैं, सामान्य एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वही हैं इसमें। लेकिन अगर टॉपिक किसी चीज के, क्योंकि सिनेमा होता है जो दर्पण होता है, जो वास्तविकता होती है, उसको अगर प्रतिबिंबित कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि इसका तो स्वागत होना चाहिए। अगर अपराध जगत को और उन्होंने वो चीजें दिखाई जो सामान्य जन तक पहुंचने में नहीं, हम लोग तो देखिए पुलिस में हैं, जितनी बातें आपने कही है मैं उसको संक्षेप में थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। पाकिस्तान ने देखा कि हिंदुस्तान को 71 के युद्ध के बाद जब वो टूट गया, उसने ये देखा कि हिंदुस्तान से जीत तो नहीं सकते हैं, तो हाइब्रिड नॉन कन्वेंशनल वॉर में अर्थव्यवस्था को कुप्रभावित करके उसके करते हैं, तो नकली नोट छपवाने का इंतजाम किया। बहावलपुर में कारखाना लगवाया। अब्दुल करीम तेलगी, जो कि आप जानते हैं कि जो बहुत बड़ा स्कैंडलस था, नासिक गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस की उसने मशीनें नीलामी में खरीदी और उन डाइस को भेजा ISI को। ठीक। उसके बाद जर्मनी में जहां पे हमारे नोट की इंक आती थी, वहां से ISI ने वो इंकों का इंतजाम किया। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक हबीब बैंक, जैसे हमारा स्टेट बैंक है वैसे हबीब बैंक है, हबीब बैंक ने नेपाल के राष्ट्रीय बैंक से एक समझौता किया और एक बैंक और बनाया विलय करने के बाद, हिमालयन बैंक। उद्देश्य वाणिज्य का प्रचार प्रसार नहीं, बल्कि पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर पे एक शाखाएं खोल दी हिमालयन बैंक की, जिसका एक पार्टनर हबीब बैंक और दूसरा पार्टनर राष्ट्रीय बैंक। और हिमालयन बैंक के जरिए जितना नकली नोट छपता था वो आता था नेपाल, और नेपाल के जरिए हिंदुस्तान आता था। उसमें दाऊद इब्राहिम का भी था। और जिस दिन नोटबंदी हुई, आप पता लगा लीजिए, कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली, क्योंकि उनके हजारों सैकड़ों करोड़ का नकली नोट का माल वैसे धरा का धरा रह गया और उनका पूरा बिजनेस मॉडल खत्म हो गया। और ये चीजें ऐसा लगा कि जैसे आपने अपने प्रतिद्वंदी के हाइपोटेंड्रम में आक्रमण करके उसको निष्क्रिय कर दिया। ये हुआ। अब आप कहेंगे कि अतीक का क्या रोल है? प्रयागराज में आइए, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी पे आइए, बिहार में शहाबुद्दीन पे जाइए। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग केवल राजनीति करते थे, ये अपराध से राजनीति में आए कि अपने को महिमा मंडित करें, इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाए और इनको कुछ प्रोटेक्शन भी मिल जाए। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, केवल यही एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। पहले भी डकैत यही करते थे, 100 डकैती डाली, 10 डकैती डाली, 10 गरीब लड़कियों की शादी कर दी, एक मठिया मंदिर बनवा दिया, एक भंडारा करा दिया। उनका भी यही था। ईद बकरीद में कुछ ज़कात के पैसों से साड़ियां बंटवा दी, कपड़े बंटवा दिए, और सब गरीबों के मसीहा, रॉबिन हुड, ये इनकी पदवी मिल गई। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जी बड़े बड़े नेता इन लोगों की मैयत में गए थे शोक प्रकट करने के लिए। मैंने किसी शो में पूछा था, ये कहाँ पे दफन हुए हैं ब्रिगेडियर उस्मान, हवलदार परमवीर चक्र अब्दुल हमीद साहब, भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम, अशफाक उल्लाह साहब, ये कहाँ दफन हुए? किसी को नहीं मालूम था, नाम तक नहीं सुना था। ये त्रासदी है हमारी कि हम मुस्लिम कार्ड तो खेलेंगे, लेकिन वो खेलेंगे जहां हमें वोट मिले। इनको तो वो मैं समझता हूं कि इनका नाम भी नहीं जानते, कहाँ दफन हुए तो बड़ी दूर की चीज है। और यही चीज हमारा दुर्भाग्य है। फिल्म में अगर चित्रण किया है तो नकली नोट पे आ जाइए, दाऊद इब्राहिम पे आ जाइए, और अतीक अहमद का अब कहते हैं साहब नहीं, ISI का कोई संबंध नहीं था, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ये तो मानेंगे कि IS 277 गैंग चार्ट उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको बनाया था। वो एक अपराधी था और उसके ऊपर 100 से अधिक जघन्य अपराध थे, जिसमें हत्या, जबरन धन वसूलना और संपत्ति नाजायज पे कब्जा करना। ये तो कोई दो हम नहीं है। अब थाना शाहगंज, तत्कालीन इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में उसका इकबालिया बयान है FIR में। मुझे उम्मीद है कि वो डॉक्यूमेंटेड होगा, उसकी वीडियो भी होगी, लेकिन मैं दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण में पुलिस वीडियोग्राफी करती है। उसने कहा कि हाँ, हमारा ISI से संबंध था और ड्रोन के जरिए हम पिस्तौल 455 बोर, AK-47 कारतूस और RDX मंगाते थे। क्यों मंगाते थे? उमेश पाल को मारने की नीयत से पंजाब में ड्रोन से ये हथियार गिराए जाते थे और इन हथियारों का इस्तेमाल उमेश पाल मर्डर केस में हमने इस्तेमाल किया। क्योंकि 455 बोर की पिस्टल ऐसी होती है, वो मंगा सकता था कि 30 mm भी मंगा सकता था, 38 भी मंगा सकता था, लेकिन मंगाई जो हैवीएस्ट कैलिबर पिस्टल होती है 455 की, घुटने में भी गोली अगर लगे तो वो खत्म हो जाए अगला। अच्छा,
जी, क्योंकि अरे वो तो तोप की तरह गोली होती है उसकी, घुटने में लगेगी तो भी रक्त सब वो फाड़ देगा बिल्कुल। अच्छा। रक्त सारी मेजर ब्लड वेसल्स फट जाएंगे और वो फिर रक्त स्राव से ही मर जाएगा। इसीलिए जो आदमी बहुत शातिर दिमाग का होता है, जिसका उद्देश्य घायल करना नहीं हत्या ही करना है, वही 455 बोर की पिस्टल, जरा गूगल पे जाइए, एक है कोल्ट कोबरा, एक पिस्टल है, और कोल्ट की 455 आप खुद देखेंगे पूरे हाथ, मैंने चूंकि इस्तेमाल किया है मैं आपको बता दूं, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक वो है, उसकी जो आवाज होती है वो भी, और उसकी गोली अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी गोली, बहुत बड़ा चार्ज और बड़ी पावरफुल बुलेट होती है। इसको मंगाने का अभिप्राय यही था। 455 455 लेने में भी एक कॉन्फिडेंस होता है, मार दो तो उड़ जाएगा, एकदम उड़ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, घुटने पे लग जाए तो भी इतना तो खून बह जाएगा, वो घुटना उठना बचेगा नहीं, मुलम्बा बन जाएगा, क्योंकि 455 सॉलिड बुलेट अगर आर पार कर देगी तो आपके जितने मेजर ब्लड वेसल्स हैं तो आदमी हेमरेज से मरेगा, भले ही वाइटल पार्ट पर ना लगे, हेमरेज से मर जाएगा आदमी। ओह जी, यहाँ मारने से चिथड़ा तब तो मरना ही मरना है, चिथड़ा उड़ जाएगा, चिथड़ा उड़ जाएगा। अच्छा। अब आप उसके घर की तलाशी होती है, घर की तलाशी में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस मिलते हैं जी, मेड इन पाकिस्तान कारतूस मिलते हैं। तो ये क्या प्रमाण नहीं है कि आपके पाकिस्तान से संबंध है? कारतूस तो गली गली, प्रयागराज में, इलाहाबाद का तो मैं रहने वाला हूं, आप घर से निकलते अपने और 10 किलोमीटर में आपको 15 हथियार और कारतूस आप लाइसेंस पे अपने खरीद सकते थे। लेकिन जो लुत्फ पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का और पाकिस्तान के बने कारतूस का है, वो लुत्फ हिंदुस्तान के बने कारतूस से थोड़ी मिलता है इनको, अतीक को। तो आपके नहीं, बस मोटी बात है, क्यों, आपके पास तो लाइसेंस ही भी थे, आप लाइसेंस पे दे जाते। सिविल लाइंस में जहां पर आपका घर था वहां से 10 किलोमीटर की रेडियस में 10 दुकानें थी जहां आप खरीद सकते थे। लेकिन आपने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस आपके घर बरामद हुए, इसका मतलब संबंध बिल्कुल थे। और आपने इकबालिया बयान में भी यही कहा है। अब और क्या कहना चाहते हैं कि बाहलफ बयान दे कोई कि मैं अतीक अहमद वल्द सुवनसो साकिन वल्दियत सुकूनत ये बाहलफ बयान करता हूं, तब आप मानेंगे? ये तो इन्वेस्टिगेशन भी बता रहा है, उसका इकबालिया बयान बता रहा है और कारतूसों की बरामदगी बता रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं बजीद नहीं, आईएसआई से कोई संबंध नहीं था, नकली नोट से कोई संबंध नहीं था, कोई इकबाल नहीं करता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, पुलिस इन्वेस्टिगेशन गहराई से जा करके। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी बातें डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं। इसलिए दावा करने से पहले जरा सोच समझ के हमारे मित्र दावा करें, क्योंकि हो सकता है कि एसटीएफ ने जब कस्टडी में था कुछ चीजें रखी हैं और कुछ चीजें रिकॉर्ड कर ली हैं जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती हैं। और जैसा कहानी आप लोग पत्रकार लोग करते हैं, बाकी अगले अंक में पढ़िएगा, बाकी विशेषांक में पढ़िएगा। तो आप ज्यादा अगर बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो उनका इकबालिया बयान वगैरह रिकॉर्डेड हो कहीं वो कहीं बाहर आ जाए और कहीं ऐसे लोगों के नाम खुल जाए तो लेने के देने पड़ जाए। जो लोग बोल रहे हैं नहीं, किसको पीड़ा होगी? अतीक मर गया तो आपको पीड़ा हो रही, मुझे तो कोई पीड़ा हो नहीं रही है, क्योंकि जिनके वो कमाऊ पूत थे, जो लाभान्वित हो रहे थे, किसी भी तरीके से उपकृत हो रहे थे, उन्हीं को तो तकलीफ हो रही है। वरना तकलीफ होने का क्या काम है? दुष्ट दलन तो एक धर्म की बात होती है, दुष्ट दलन एक पॉलिसी इशू भी है, स्टेट की भी है, जीरो टॉलरेंस जैसे वर्तमान सरकार की है। सर, आप अतीक को बहुत नजदीक से जानते हैं, अशरफ को जानते हैं, उसकी पत्नी को जानते हैं, क्या किस रूप में ये लोग थे जराइम की दुनिया में? नहीं, IS 277 दिन का गैंग चार्ट था। जब डीजीपी में बना तो मैंने कहा सबके गैंग चार्ट जो है हमारी बेस पे लगा दिए जाए, इनका इलाज, मैं एक एक्शन प्लान बनाऊंगा इनका। अच्छा। लेकिन चार्ज लेने के शायद 2 या 3 दिन के अंदर अशरफ ने इलाहाबाद में जो बच्चियों का मदरसा था, यतीम बच्चियों का, उस पे इसने आक्रमण किया, क्योंकि प्राइज लैंड था, उसकी दीवारें तोड़ करके मिलाने की कोशिश की और बच्चियों से किया गैंग, उनको भयाक्रांत करने के लिए। तो मुझे 3 दिन थे, तो ये भी कहा कि अगर आप कुछ करेंगे तो साहब ये तो बड़ा पावरफुल पॉलिटिशियन है। दूसरा ये है कि फिर ये तय हो जाए, आप अगर डीजीपी ऐसे रहेंगे तो बड़े शर्म की बात है। यही तय हुआ कि अब मैं डीजीपी रहूं ना रहूं, इनको तो अब नसीहत देनी ही है। तो उसी वक्त 3-4 प्रसाद तुरंत दे दिए गए, NSA, गैंगस्टर्स एक्ट और बुलडोजर एक्शन। जब इतना हो गया तो इनको उम्मीद भी नहीं थी कि वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा प्रसाद पा जाएंगे। और प्रसाद वितरण समारोह के बाद मेरे पास तुरंत ये फोन आता है कि बेगम शाइस्ता परवीन आपसे मिलना चाहती है। हमने कहा ठीक है, कल 10 बजे सुबह दफ्तर आ जाए। 10 बजे सुबह दफ्तर आती हैं। असद बड़ा मासूम छोटा सा बच्चा था उस वक्त, लेके आई और उन्होंने कहा कि आप मेरे बुजुर्ग हैं, बस मैं गुजारिश करने आई हूँ
कि मैं बेवा नहीं बनना चाहती हूँ। उनका कौन शरीफ आदमी चाहेगा कि कोई बेवा बने? लेकिन आप बेवा बनेंगे नहीं बनेंगे, इसका फैसला आपके शौहर के हाथ में है। मेरा आपको बड़ा आसान और मुफीद एक मशवरा है कि आप अपने शौहर से कह दें कि एक कदम उन्होंने दाएं बाएं किया, वो भूल जाएंगे कि वो क्या थे और क्या हैं, और उसका नतीजा उनके लिए बहुत खराब होगा। ये बता दीजिए, क्योंकि मेरे मिजाज में मैं किसी की तरफ देखता नहीं, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह की कोई हिमाकत की तो फिर मैं कह रहा हूं ऐसा उनको नतीजा भोगना पड़ेगा, वो भूल जाएंगे। क्राइम की स्पेलिंग नहीं याद रहेगी उनको। अच्छा, उस वक्त भी आपने बुलडोजर चलवा दिया था? तभी तो चलवा ही था। आज बुलडोजर की पॉलिसी है? नहीं, तभी से चल रहा था। और वो मुझे, मैं इसको देख लेता, जो क्रिमिनल है बुलडोजर का बड़ा सैल्यूटरी इफेक्ट होता था। अच्छा। और यही बात नहीं है, आप अगर ये देख लें तो इसके अलावा बुलडोजर भी चलाओ, क्योंकि अब इनको ऐसी कुर्की करो कि इनके घर में जैसे झाड़ू लग गया हो। वो तमाम चीजें हमने कहा कि बिल्कुल ऐतिहासिक कार्रवाई होनी चाहिए कि ये भूल जाएं कि इनका कोई प्रोटेक्शन है या इनका कोई ओहदा है या इनकी हैसियत। कि हमने ये कहा, बेगम साहब आपकी हैसियत आपके काम नहीं आएगी। अब ये जितने भी हजारों करोड़ आपने कमाए ये आपके काम आएंगे नहीं। ये पर्सनल है हमारे आपके बीच का। फिर क्या हुआ? फिर क्या हो गया? उसके बाद जो होना था, सारी कार्रवाई शुरू हो गई। ये भूमिगत हो गए। फिर इन्होंने अपने को कहीं सरेंडर करके कहीं यूपी से बाहर जेल में चले गए। साल कौन सा था सर? 2007। 2007। हाँ, जून का मामला है। सरकार किसकी थी? मायावती जी की। ओह, कानून को लेकर काफी फोकस था। हाँ। और मुझे फ्री हैंड था। मुझे किसी तरह का कोई दबाव नहीं था, फ्री हैंड था। तो आपने दबिश बढ़ानी शुरू कर दी। इनके संघीय सपाटियों को करना किया बंद, और इनको जहां जो मिल जाए पकड़ करके बंद करो। ठीक। और NSA गैंगस्टर में पूरी प्रभावी कार्रवाई करो। अशरफ विधायक हो गया था? नहीं, शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं, ये तो बहुत बात की बात है, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इतना मैं याद नहीं। लेकिन जो भी हो, इनका इलाज, अशरफ गिरफ्तार हो गया था। हाँ, ये अतीक तो पहले से ही जेल में थे, अशरफ गिरफ्तार हो गया था। अच्छा, तो जब दबिश आपकी बढ़ी तो आपके ऊपर पॉलिटिकल हस्तक्षेप, दबाव कि अरे भाई डर जाओ, संभल जाओ? कुछ नहीं जी, कुछ मतलब ही था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि दबाव डाले। जो निर्णय कर लिया वो फाइनल है। जो निर्णय कर लिया फाइनल है। मायावती जी ने क्या कहा आपसे? कुछ नहीं कहा। उनका बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा किया। उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट मुझे मिला। ये कहने वाली बात है कि उनकी तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से पूरा सपोर्ट मुझे मिला। और पूरा सपोर्ट मिलने के बाद तो फिर मैं और चौगुनी स्पीड से काम करने लगा। अभी तो मैंने बिना पूछे जाते, लेकिन जाहिर है कुछ लोग गए होंगे, मेरे पास तो आने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मायावती जी के पास जरूर गए होंगे। लेकिन उनका न कभी फोन आया, बल्कि उन्होंने मुझे बधाई और दी। ये भी तब बधाई और दी कि बहुत अच्छा काम किया। फिर जब आपने बढ़ाया, फिर अतीक को फिर कोई उनका फोन, कोई चीज? सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल जैसे लगता है कि जैसे गधे के सिर से सींग गायब होती है, उस तरीके से मालूम पड़ा कि अतीक जो है होराइजन में चले गए। मुझे बाद में पता लगा इंटेलिजेंस सोर्सेज से, लोगों ने कहा कि देखो तुम कुछ कोशिश न करो, अब जब तक ये डीजे ज्यादा दिन रहेंगे नहीं, 2-4 महीने रहेंगे, तुम भारत दर्शन कर लो, ये यूपी छोड़ दो तुम। तो जेल में चला गया, हाजिर वाजिर हो गया, तो कहीं किसी जेल में बंद हो गया जाकर के। तो ये जराइम की दुनिया में अतीक का क्या रोल रहा? यूपी की माफिया में वो उसका स्टेटस जो फिल्म में है कि वो दाऊद इब्राहिम से उसका संबंध है, वो सारी चीजें, नकली नोट का आपने बताया ही, ISI से जुड़ा हुआ आपने बताया ही। तो दाऊद जिस तरीके से कंट्रोल करता था और अतीक जैसे जो माफिया का ऑरा था और उसका जो प्रभाव था, वो किस रूप में, आप DGP थे तो कैसे इसको महसूस कर? मैंने तो नहीं देखा, मेरे टाइम में तो उसने कोई एक्टिविटी की ही नहीं। लेकिन मैं 2 चीजें बताता हूँ, शायद आप YouTube पे मिल जाए। जी। मैंने सुना था कहीं इलेक्शन लड़ना था उसको, शायद कानपुर से या कहीं कानपुर। हाँ, उसने जो जुलूस निकाला, जी देखा, आज तक वैसा जुलूस बताते हैं कानपुर में गाड़ियों का काफिला कभी निकला नहीं। ठीक। दूसरा, अगर हाईकोर्ट के 11 जज ये कह दें, अपने को रिक्यूज कर ले कि हम अतीक का मुकदमा नहीं करेंगे, तो आप समझते क्या किसी अन्य बाहुबली के ऊपर किस प्रकरण में क्या कभी ऐसा भी एक दुर्दिन आया था कि 11 हाईकोर्ट के जजेस अपने को रिक्यूज कर ले? नहीं आया ना। तीसरा, जिस जेल में रहे वहां का DMSP कह दे हमारा तबादला कर दें, हम यहाँ असुरक्षित हैं, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि उसका स्टेटस क्या था, उसका टेरर क्या था। आप जहां बैठे हैं नोएडा में, सेक्टर 15 सबसे पॉश लोकेलिटी है, वहां पर चेयरमैन नोएडा का घर है। तो पहले लोगों ने कहा भाई प्रयागराज जब बहुत छोटा हो गया है, आप पश्चिम की तरफ चले। तो लखनऊ आए और किसी चिकन वाले के यहाँ गए, उनका CCTV वगैरह सब हटा दो, ये तुम्हारे काम में आएगा नहीं, और जा करके जो
50 करोड़ की कोई चीज़ थी, उस पर कह दिया कि हाँ 10 लाख में कल इसमें साइन करने के लिए तैयार रहना। तो 2-4 प्रॉपर्टी करने का, भाई लखनऊ आपके लिए बहुत छोटा है, नोएडा की तरफ जाइए। तो पहले यहाँ पर धमकाने भड़काने की नीयत से जब ये आए तो 15A जब पहुँचे तो जा करके जो सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर है IAS चीफ सेक्रेटरी रैंक का, उनके घर में धड़धड़ाते हुए घुस गया। अफसर नहीं थे, अफसर थे भी नहीं, और जाकर के उनकी बूढ़ी माँ के साथ दुर्व्यवहार किया और बदतमीजी की, फर्नीचर तोड़ा। लेकिन वाह रे तत्कालीन सरकार, उसके खिलाफ FIR तक नहीं हुई और न कोई कार्रवाई हुई। तो आप समझ सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी रैंक के IAS सेक्टर 15A में जा रहा है, जहाँ पूरी सिक्योरिटी रहती है, धड़धड़ाते हुए घुस करके जा करके वहाँ के मारकूट की, फर्नीचर तोड़ा, FIR नहीं हुई। और शुरुआती दौर में जो उसका टेरर जैसे बाहुबली करते हैं, वो कोई भी बाहुबली हो, आप इसको ले लीजिए, जब एक सिपाही गया था कोई संबंध या वारंट तामील करने, तो उसको पकड़ करके उसकी खाल खुरच करके अस्तुरे से जैसे बकरा टांगा जाता है मीट शॉप में, वो हालत करके उसने फोन किया पुलिस के कंट्रोल रूम को, इसकी लाश पड़ी है, जाके उठा लीजिए, दोबारा आने की कोशिश मत करना वरना यही हाल किया जाएगा। अच्छा, खुरच दिया था? खुरच दिया था, जैसे अस्तुरे से खुरच करके खाल उतारी जाती है, बिल्कुल। लोग थोड़ा उसका फेंक दिया चौराहे पे। देवरिया जेल में व्यवसायी को पकड़कर इसी सरकार में ले आके पिटाई किया, सामने जेल में, बिल्कुल। 3-4 साल से जेल में है और शाइस्ता को बच्चा हो रहा है। तो मतलब सुख सुविधा पूरा उपभोग किया उसने, जेल के अंदर रहते हुए अपना आपराधिक साम्राज्य चलवाया। और मुख्तार ने भी यही किया, कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं। जेल के अंदर रहते हुए और बच्चा हो रहा है, बच्चा हो रहा है। मतलब पूरा उसका दाम्पत्य जो जीवन था वो सुचारू रूप से चल रहा होगा। ऐसे कैसे सर जेल में? जेल की कॉम्प्लिसिटी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मुख्तार अंसारी के लिए तो तालाब खुदवाया गया था कि मछली ताजी मिल जाए, और DM बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, तो मजाल है कोई जेलर कुछ चूं चपड़ कर दे। जेल का सुपरिंटेंडेंट दरअसल मुख्तार अंसारी खुद था, वो जैसा चाहता था वैसी व्यवस्था करवाता था, जैसी दावत चाहता था वैसी दावत करवाता था, उसके लिए कोई नियम लागू नहीं होते थे, बल्कि जेल जो था वो उसके लिए आरामगाह बन गया था ऐसे लोगों के लिए, मुख्तार के लिए भी और अतीक के लिए भी। और तत्कालीन सरकार का पूरा उसमें प्राश्रय था और उनको पूरा ये एक तरीके से फिट। तभी तो जब मुख्तार ने देखा यहाँ मामला गर्म हो गया है तो पंजाब में सरेंडर हो गया, पंजाब के मोगा जेल में चला गया। और जब बात आनी हुई कि पंजाब से यहाँ ट्रांसफर होना है तो अब तो रिकॉर्ड पे 55 लाख रुपए खर्च किए उसका विरोध करने में कि ये मोगा जेल से उत्तर प्रदेश न लाया जाए। जी अच्छा। तो जो फिल्म है उससे जिस लोगों को दर्द हो रहा है वो अलग ही कहानी है। वो अलग कहानी। दर्द मैं तो ये जानना चाहूंगा, किसी अपराधी, दुनिया में कोई भी अपराधी हो, जैक द रिपर लंदन में हो, अगर वो मारा जाता है या उसकी हत्या होती है तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। अपराधी अगर मिटे, समाज का जो दुश्मन हो वो मिटे, ये संतोष और हर्ष का विषय है। और उसके लिए दर्द जो कर रहे हैं, मैं जो उनसे घोर आपत्ति उनके एटीट्यूड से, क्या कारण है कि आप इतने जघन्य अपराधी के प्रति आपकी हमदर्दी, ये बेमौसम की बारिश का पर्पस क्या है? यह तो आपका आर्थिक नुकसान हुआ, राजनीतिक नुकसान हुआ, या आपने समझते कि इसके माध्यम से हम अपने तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे अहमकों की भी कमी नहीं है, जो कोई भी कहीं भी मिल जाए किसी बिरादरी का तो उसके चप्पल अपने सर पे, औरंगजेब हमारा वो था रहमतुल्लाह, तो उसका सैंडल सर पे रख करके हम परिक्रमा करेंगे, जानते हुए कि औरंगजेब जो था महा पापात्मा था। तो इसी तरीके से अतीक के भी मानने वालों की कमी नहीं है, कुछ मिल जाएंगे कि तुष्टि कर। लेकिन मैंने कहा अगर आप वाकई इतने बड़े इस्लाम परस्त हैं तो भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम, अशफाक उल्लाह खां, परमवीर चक्र अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, इनके बारे में आपकी क्या रुचि है? आप तो इनके नाम ही नहीं जानते, न लेना उचित समझते हैं। क्योंकि जिन्होंने भारत के लिए जान दिया वो कदाचित आपके फर्मे में फिट नहीं बैठेंगे, वो आपकी स्कीम में उपयुक्त नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से भारत के लिए तन मन धन से समर्पित थे। अच्छा सर, जो बातें हैं कि पिक्चर्स भी है कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव, उसने अपने कुत्ते से हाथ मिलवाया, हैंडशेक करवाया, क्या रहा? नहीं, वो तो ठीक है, तो पूरा पब्लिक डोमेन में है कि अपना बड़ा कुत्ता डैल्मेशियन है या क्या है नहीं जानता, लेकिन सार्वजनिक मंच के ऊपर कुत्ते को ले आना जो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है,
और उस कुत्ते से हाथ मिलवाना ये अपने में संदेश देना है कि जब मेरी आत्मीयता इस स्तर की है कि मुख्यमंत्री और इतना कद्दावर नेता कुत्ते से हाथ मिला रहा है, तो अगर जिसको आत्मघात अधिकारी को करना होगा वही मेरी तरफ देखेगा, क्योंकि उसका करियर उसी दिन खत्म हो जाएगा जो मेरी तरफ देखेगा। आप समझ रहे हैं? वो सामान्य कोई हाथ मिलाने की प्रक्रिया नहीं थी। उस एक हाथ मिलाने की सीन ने स्पष्ट कर दिया कि शासन प्रशासन की अब प्राथमिकता वर्तमान सरकार में क्या होंगी। उस एक हैंडशेक ने पूरा एक प्रियम्बल लिख दिया, इनकी तरफ देखने का कष्ट मत कीजिएगा। अच्छा, अपराधी या इस तरह के लोग ऐसा संदेश क्यों देना चाहते हैं मुख्यमंत्री के साथ रह के? आत्मरक्षा, आत्मरक्षा, अपने को महिमा मंडित करना। यही बाहुबली जब एक बार अखिलेश जी के पास गया तो उनके कंधे पर हाथ रखा, अखिलेश जी ने, और मैं बधाई दूंगा अखिलेश जी को, हाथ झटक के अलग कर दिया। इसका मतलब था कि उनके भी अपने राजनीतिक दल में उनका कि युग परिवर्तन आ गया कि उन्होंने किसी को यह संदेश देना उचित नहीं समझा कि कोई हमसे इतना नजदीक है कि हमारे कंधे पे हाथ रखे। एक वो संदेश था कि कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं, और एक संदेश ये था